हेलो स्टूडेंट। अध्याय 5 पूर्ति की अवधारणा। किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत निर्धारण में उसकी मांग और पूर्ति का विश्लेषण करना अति आवश्यक है। आइए हम पूर्ति की अवधारणा को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हमें पूर्ति के अर्थ को समझना होगा। किसी वस्तु की पूर्ति का अभिप्राय उस वस्तु की उस मात्रा से है जिसे विक्रेता एक निश्चित अवधि में निश्चित कीमत पर बेचने को तत्पर होता है। तो पूर्ति से क्या मतलब होता है? पूर्ति किसी भी वस्तु की वह मात्रा है जिसे कोई भी विक्रेता एक निश्चित समय में और एक निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार है। सामान्यतः हम उत्पादक द्वारा तैयार माल के स्टॉक और पूर्ति का अर्थ एक ही मानते हैं, जबकि अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से ये दो अलग अलग अवधारणा है। यद्यपि पूर्ति स्टॉक का एक भाग ही जा सकती है। इसे इस प्रकार सरल उदाहरण की सहायता से समझा जा सकता है। तो हम ये मानते हैं कि स्टॉक और पूर्ति एक ही है, लेकिन अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से ऐसा नहीं है। पूर्ति और स्टॉक दोनों अलग अलग है। तो उदाहरण के माध्यम से देखते हैं इसको। एक उत्पादक ने अपने तेल मिल में 100 टिन तेल का उत्पादन किया और ये 100 टिन उसके द्वारा तैयार माल का स्टॉक कहलाएगा। तो जो भी उत्पादन उसने कुल किया वह उसके द्वारा तैयार माल का स्टॉक है। यदि वह उस वित्तीय वर्ष में 90 टिन बाजार भाव पर बेचने के लिए तैयार है तो ये 90 टिन उसकी पूर्ति कहलाएगी। इसे एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए एक किसान ने 100 किलो गेहूं का उत्पादन किया। तो ये 100 किलो जो गेहूं है उसके द्वारा तैयार माल का स्टॉक है और इसमें से वह 20 किलो गेहूं अपने और अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेता है। तो बाकी जो बचता है 80 किलो गेहूँ, इसे वह बाज़ार में बेचने के लिए तैयार है। तो जो बाज़ार में उसके द्वारा जो बेचे जाने वाली मात्रा है वह पूर्ति कहलाएगी, और जबकि जो 100 किलो गेहूँ है वह उसके द्वारा तैयार माल का स्टॉक कहलाएगा। तो अतः पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जिसे उत्पादक विक्रय करने के लिए निर्धारित अवधि में तत्पर है। अब पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक और तत्व क्या होते हैं? तत्व को कारक भी कहा जाता है। किसी वस्तु अथवा सेवा की पूर्ति बाजार में अनेक कारकों से प्रभावित होती है। कुछ ऐसे कारक हैं जिनमें पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है, जैसे वस्तु की बाजार कीमत और वस्तु को उत्पादित करने वाले साधनों की कीमत। तो अगर किसी वस्तु की बाजार कीमत बढ़ जाती है तो ना जो उत्पादक होंगे वह उस वस्तु की पूर्ति बढ़ा देंगे, और अगर बाजार कीमत कम हो जाती है तो उत्पादक भी उस वस्तु की पूर्ति कम कर देंगे। इसी तरीके से जो वस्तु को उत्पादित करने वाले साधन की कीमत है, अगर वह बढ़ जाती है तो हो सकता है कि उसकी पूर्ति भी कम हो जाए। अगर कीमत कम हो जाती है तो पूर्ति बढ़ जाती है। तो इस प्रकार कुछ अन्य कारक भी परोक्ष रूप से पूर्ति को प्रभावित करते हैं, जो इस प्रकार है। तो सबसे पहला आता है वस्तु की बाजार कीमत। जब किसी वस्तु अथवा सेवा की बाजार कीमतें अधिक होती है तो उसके उत्पादक को अधिक लाभ प्राप्त होता है। इससे उत्साहित होकर बाजार में उस वस्तु के सभी उत्पादक अपना उत्पादन बढ़ाकर पूर्ति बढ़ा देते हैं। इसके विपरीत बाजार कीमत कम होने पर वस्तु की पूर्ति भी कम हो जाती ही है। मान लीजिए कोई वस्तु एक्स वस्तु है, कोई वस्तु एक्स है। अब ये एक्स वस्तु की कीमत पहले 5 रुपये थी, अब इसकी कीमत 10 रुपये हो जाती है। तो जो 5 रुपये कीमत थी इसमें बाजार में पूर्ति 20 थी। अब जैसे ही कीमत बढ़ जाती है तो कीमत बढ़ होने पर इसकी पूर्ति भी बढ़ जाती है। जो कीमत 5 रुपये थी तो बाजार में इसकी पूर्ति 20 थी, अब कीमत 10 रुपये हो गई तो बाजार में इसकी पूर्ति 40 हो गई। तो हमने ये देखा कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो बाजार में पूर्ति बढ़ जाती है। अब मान लीजिए कि इस वस्तु की कीमत 10 है तो बाजार में पूर्ति 40 है। अब इस कीमत की वस्तु की कीमत घटकर 5 रुपये हो गई तो बाजार में पूर्ति भी कम हो गई। तो हमें ये देखने को मिलता है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो बाजार में पूर्ति भी कम हो जाती है। इसके बाद है वस्तु के उत्पादक साधनों की कीमतें। वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों की कीमतें बढ़ने पर उसकी उत्पादन लागत बढ़ जाती है। इसके विपरीत जिन वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों की कीमत घट जाती है तो उसकी उत्पादन लागत भी घट जाती है। ऐसे में अधिक उत्पादन लागत पर कम उत्पादन होने से बाजार में उत्पादन की पूर्ति घट जाती है, और इसके विपरीत उत्पादन लागत घटने पर उसकी बाजार पूर्ति बढ़ जाती है। इसको भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि जो समोसा है उस समोसे में जो लगने वाले आलू और मैदा, अब इस आलू और मैदा दोनों की ही कीमत क्या होती है? बढ़ जाती है। आलू की कीमत 10 रुपये से 20 रुपये हो जाती है और मैदा की कीमत जो 40 रुपये है उससे 50 रुपये हो जाती है। तो दोनों ही चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है। अब ये क्या है
कि समोसे में प्रयुक्त होने वाले साधन है। अब इन साधनों की कीमत बढ़ने से उसकी जो उत्पादन लागत है वह बढ़ जाएगी। तो अब जो समोसा पहले 10 रुपये का आता था, हो सकता है अब 5-15 रुपये में हो जाए, क्योंकि उत्पादन लागत जो है वह बढ़ गई, क्योंकि जिसमें प्रयुक्त होने वाले साधन हैं आलू और मैदा, उनकी कीमत बढ़ गई, तो उत्पादन लागत भी 10 से 15 रुपये बढ़ गई। अब इसके विपरीत जिन वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों की कीमत घट जाती है, अब तो मान लीजिए कि है ना, अब आलू और मैदा की कीमत घट गई, तो आलू और मैदा की कीमत घट गई, तो उसमें जो प्रयुक्त होने वाले साधन हैं वह उनकी कीमत घट गई। तो अब समोसे की कीमत मान लीजिए जो 15 रुपये है, अब वह 10 रुपये भी हो सकती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो प्रयुक्त होने वाले साधन है, अगर उनकी कीमत घट जाती है तो उत्पादन लागत भी घट जाएगी। तो उत्पादन लागत घटने पर हो सकता है कि बाजार में उस वस्तु की पूर्ति बढ़ जाए। अब जो समोसा पहले 15 रुपये में आ रहा था, उत्पादन लागत घटने से, आलू और मैदा की कीमत घटने से वह 10 रुपये में हो गया। अब 10 रुपये में हो गया तो जो उत्पादक होगा, जो समोसे बनाने वाला होगा, वह उसकी क्या करेगा, पूर्ति बढ़ा देगा। तो इस उदाहरण से हमें ये समझ में आता है कि जब किसी वस्तु की उत्पादन साधनों की कीमतें बढ़ जाती है तो उत्पादन साधनों की कीमतें बढ़ने से उस उत्पादन की लागत भी बढ़ जाएगी, और जब लागत बढ़ जाएगी तो ऐसे में अधिक उत्पादन लागत पर कम उत्पादन होगा, और कम उत्पादन होने से बाजार में उस उत्पाद की पूर्ति घट जाएगी। और अगर मान लीजिए कि इसके विपरीत जिन वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों की कीमतें घट जाएगी, तो कीमत घटने से उत्पादन लागत भी घट जाएगी, और जिससे उत्पादन लागत घटने पर उसकी जो बाजार पूर्ति है वह बढ़ जाती है। संबंधित वस्तुओं की कीमतें। बाजार में कभी कभी वस्तु की पूर्ति अन्य संबंधित पूरक या स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों के परिवर्तन से प्रभावित होती है। जिस वस्तु की संबंधित वस्तु की कीमतें बढ़ती है तो उत्पादक उस वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने की ओर प्रेरित होते हैं और अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे में जिस वस्तु की कीमत में कोई वृद्धि नहीं होती तो उनकी पूर्ति कम हो जाती है। इन दोनों को ही देखते हैं। पूरक वस्तुएं। व्यवहार में ऐसी वस्तुएं पाई जाती है जो अकेले क्रय तो की जा सकती है, किंतु उसकी उपयोगिता तभी है जब उससे संबंधित अन्य वस्तुओं को भी क्रय किया जाए। अतः ऐसी वस्तुएं जिनका एक साथ उपभोग किया जाता है तथा एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु की उपयोगिता शून्य होती है। तो उदाहरण के लिए पेन और स्याही मान लीजिए, और कार और पेट्रोल। अब मान लीजिए कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है। अब पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर कार को बिना पेट्रोल तो चलाया नहीं जा सकता, तो अकेले कार को क्रय करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसकी कार की उपयोगिता कब होगी? कार की उपयोगिता जब होगी जब उसमें पेट्रोल डाला जाएगा, जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो जो कार है उसकी संबंधित वस्तु क्या है? उसकी संबंधित वस्तु है पेट्रोल। तो ऐसी वस्तुएं जिनका एक साथ उपयोग किया जाता है, अब जो कार है, पेट्रोल है, उनका एक साथ उपयोग किया जाएगा, तो एक वस्तु के अभाव में दूसरी क्या है, उसका अभाव हो ही नहीं सकता। तो अगर एक वस्तु महंगी हो जाती है तो दूसरी वस्तु पे भी क्या होगा, दूसरी वस्तु की पूर्ति पर भी फर्क पड़ेगा। और इसी तरह स्थानापन्न वस्तु होती है। ऐसी वस्तुएं जिनमें एक वस्तु के स्थान पर उससे संबंधित अन्य वस्तुओं का उपयोग करने पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। उदाहरण के लिए चाय और कॉफ़ी दोनों गर्म पेय पदार्थ है, और एक के स्थान पर दूसरे पेय का उपयोग करने से व्यक्ति को समान संतुष्टि प्राप्त होगी। इसी प्रकार पेप्सी और कोक भी स्थानापन्न वस्तु के उदाहरण है। तो अगर मान लीजिए कि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता जिस वस्तु की कीमत उत्पादक जो होगा, जिस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, अब मान लीजिए चाय की कीमत तो स्थिर है और कॉफ़ी की कीमत बढ़ गई, तो उपभोक्ता चाय को छोड़कर कॉफ़ी का उत्पादन करने लग जाएगा। तो इस तरह से बाजार में जो वस्तु कॉफ़ी है जिसकी कीमत बढ़ चुकी है उसकी पूर्ति बढ़ जाएगी। तकनीकी प्रौद्योगिकी परिवर्तन। समय के साथ उत्पादन की नई नई तकनीकें विकसित हो रही है जो कम समय और कम लागत पर अधिक उत्पादन प्रदान करती है, जिससे किसी वस्तु विशेष की बाजार में पूर्ति बढ़ जाती है। ऐसी तकनीक सुधार नवप्रयत्नों को जन्म देते हैं। इससे उत्पादकों के लाभों में यकायक वृद्धि होती है। मान लीजिए कि कोई पुरानी मशीन है, पुरानी मशीन से उत्पादक को कम पूर्ति होती है। अब मान लीजिए उसने क्या करा कि नई मशीन लगा दी जो कम समय में और कम लागत में अधिक उत्पादन दे रही है, तो इससे बाजार में क्या होगा, बाजार में उस वस्तु विशेष की पूर्ति बढ़ जाएगी। तो ऐसा कब होगा, जब हम नई मशीन लगाएंगे, हम सुधार नवप्रवर्तनों को जन्म देंगे। इससे उत्पादक को कायक मतलब
एकाएक मतलब जल्दी से लाभ प्राप्त हो जाता है, उसके लाभों में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उसके उत्पादन में जो उत्पादन क्षमता है, जो पूर्ति क्षमता है, वह बढ़ चुकी है। विशेष अवसर। भारतीय अर्थव्यवस्था में त्योहारों एवं उत्सवों का विशेष महत्व है, जिसमें विशिष्ट वस्तुओं या सेवाओं की मांग अचानक बढ़ती है, अतः उसकी पूर्ति करने हेतु ऐसे विशेष अवसरों पर उत्पादक अपना लाभ अधिकतम करने के लिए अपनी पूर्ति बढ़ाकर बिक्री बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे भारत में क्या है, त्योहारों का, उत्सवों का विशेष महत्व होता है। तो हर त्योहार पे, उत्सवों पे किसी विशिष्ट वस्तु का उत्पादन किया जाता है। मान लीजिए कि जब दिवाली आती है तो दिवाली पर क्या होता है, पटाखों का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो इस विशेष अवसर पर जो उत्पादन करता है वह पटाखों की पूर्ति बढ़ा देते हैं और अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं। तो अपना लाभ अधिकतम करने के लिए वे क्या करते हैं, पूर्ति बढ़ाकर बिक्री बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो विशेष अवसर पे, जैसे मान लीजिए होली है तो होली पे कलर का उत्पादन बढ़ जाता है, राखी पे राखी का उत्पादन होता है। तो कोई विशेष अवसर होता है तो विशेष अवसर पर उस विशिष्ट वस्तु का ही उत्पादन बढ़ जाता है। तो मांग क्या होती है, अचानक बढ़ने से उत्पादन बढ़ जाएगा और उस पर क्या होगा, उस विशेष अवसर पर उत्पादक अपना लाभ अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। आगतों की गुणवत्ता। कई बार अच्छे किस्म का कच्चा माल उपयोग करने से भी वस्तु की उत्पादन मात्रा में वृद्धि होती है। विशेषकर कृषिगत उत्पादन में अच्छे किस्म के हाइब्रिड बीजों के उपयोग से पैदावार में अत्यधिक वृद्धि प्राप्त होती है, जिससे उसकी पूर्ति बढ़ जाती है। मान लीजिए कि एक किसान है, अब किसान कोई भी किस्म के बीज का यूज कर रहा है, तो उसके जो बीजों का यूज करने से उसको 50 किलो, जो उसकी फसल हुई वो 50 किलो फसल हुई। अब उसने अच्छे किस्म के जो बीज है, हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया, तो उसकी जो पैदावार है 50 से बढ़कर 70 किलो हो गई। तो अच्छे किस्म के जो आगत होती है उनकी गुणवत्ता का उपयोग करने से जो पैदावार है 50 से 70 किलो हो गई है। तो इससे हमें देखने को मिलता है कि जो अच्छे किस्म के हाइब्रिड बीजों का उपयोग करने से पैदावार में अत्यधिक वृद्धि प्राप्त हुई, जिससे उसकी पूर्ति बढ़ गई। तो अच्छे किस्म की आगतों का यूज करने से उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, इससे पूर्ति बढ़ जाती है। परिवहन लागतें। बाजार पूर्ति पर परिवहन लागतों का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि बेहतर परिवहन सुविधाओं के कारण लागतें कम होती है तो इसका सीधा प्रभाव वस्तु की परिवहन मात्रा पर पड़ता है और पूर्ति बढ़ जाती है। अब जो परिवहन लागतें होती है उससे भी पूर्ति प्रभावित होती है। अब बाजार में पूर्ति पर परिवहन लागतों का भी बहुत अधिक प्रभाव होता है। यदि बेहतर परिवहन सुविधाओं, अगर कई सड़क अच्छी है तो माल का आवागमन जल्दी से हो जाता है। तो जो स्थान है जहाँ पर सड़क अच्छी है वहाँ पर उसकी पूर्ति बराबर चलती रहेगी, उसकी पूर्ति में कोई कमी नहीं आएगी। तो उसका सीधा प्रभाव किससे हुआ, परिवहन मात्रा से। तो सड़क अच्छा होने से, परिवहन का आवागमन अच्छा होने से जो माल है फटाफट आ गया, तो पूर्ति क्या हो गई, फटाफट हो जाती है। तो फटाफट होने से उस स्थान पर उसकी पूर्ति बढ़ जाती है। इसके बाद है पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम एक निश्चित समय पर वस्तु विशेष की पूर्ति मात्रा और उसकी कीमत में फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर जो एस है वह एस सप्लाई को, एक्स वस्तु की पूर्ति को, और एफ फलनात्मक संबंध को बता रहा है कीमत के साथ। तो जो कीमत का पूर्ति के साथ क्या संबंध है, उस संबंध को हम एक्स वस्तु की पूर्ति और उसी वस्तु की कीमत के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को पूर्ति के नियम के नाम से जानते हैं। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत घटने पर पूर्ति घट जाएगी। अतः पूर्ति का नियम ये बताता है कि वस्तु की कीमत और पूर्ति समान दिशा में गतिशील होते हैं। तो आपने मांग में क्या देखा कि मांग में देखा कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति घट गई और कीमत घटने पर कीमत बढ़ने पर मांग घट गई, और कीमत बढ़ने पर मांग घट गई और कीमत बढ़ने पर मांग कम हो गई। तो मांग में और कीमत में क्या हुआ, विपरीत संबंध होता है। जबकि पूर्ति में क्या होता है, पूर्ति में कीमत बढ़ी तो पूर्ति भी बढ़ी, कीमत घटी तो पूर्ति भी घटी। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, धनात्मक संबंध पाया जाता है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, एक ही दिशा में गतिशील होते हैं। अगर कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है, अगर कीमत घटती है तो पूर्ति भी घट